नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2020 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों को रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को ब्लैक होल डिस्कवरीज के लिए दिया गया है। आज की इस चर्चा में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ब्लैक होल डिस्कवरीज जो हैं हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, कौन कौन से लोग हैं जो इसके साथ जुड़े रहे हैं और अल्टीमेटली उन्होंने क्या ऐसा इन्वेंट किया है जिसकी वजह से इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। तो जैसा मैंने कहा कि 2020 का जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को दिया गया है। ये जो प्राइज मनी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो आधा हिस्सा है वो रोजर पेनरोज को मिलेगा। रोजर पेनरोज एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में, और इनको जो नोबेल प्राइज है वो फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रविस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जो ब्लैक होल्स हैं वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक मेन कंट्रीब्यूशन है। इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए, थ्योरेटिकली प्रूफ करने के लिए नोबेल प्राइज का जो हाफ प्राइज मनी है वो रोजर पेनरोज को दी गई है। जो दूसरी हाफ मनी है वो 2 लोगों में डिवाइड हुई है। एक है रेनहार्ड गेंजल। रेनहार्ड गेंजल जो है वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी में डायरेक्टर हैं और सीनियर प्रोफेसर हैं, और इनके साथ जो दूसरे हैं वो है एंड्रिया गेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में सीनियर प्रोफेसर और साइंटिस्ट है। इनको ये जो नोबेल प्राइज का हिस्सा है फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने के लिए ये नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। तो कुल मिला के हम बात ये कह सकते हैं कि जो 2020 का जो नोबेल प्राइज है वो इस बात के लिए दिया गया है कि जो ब्लैक होल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैथमेटिकल या थ्योरेटिकली इस बात को रोजर पेनरोज ने प्रूफ किया, और उसी बात को एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजल ने ये प्रूफ किया टेलीस्कोप की मदद से कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में ब्लैक होल या सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ब्लैक होल की इन्वेंशन को थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए 2020 का नोबेल प्राइज जो है वो फिजिक्स का दिया गया है। इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस बार जो नोबेल प्राइज दिया गया उसमें एंड्रिया गेज एक वुमेन है, तो आज तक की हिस्ट्री में फिजिक्स में 4 वुमेन्स को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। सबसे पहले जो है वो 1903 में मैरी क्यूरी को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। उसके 60 सालों के बाद 1963 में मैरिया गोपर्ट मेयर को न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया, और 1963 के बाद 55 सालों के 55 ईयर्स के बाद जो है वो 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड को नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया, और अभी 2 सालों के बाद 2020 में 4th वुमेन बनी है एंड्रिया गेज, जिसको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है फिजिक्स की फील्ड में। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि बेसिकली ये जो नोबेल प्राइज मिला है इसकी ब्लैक होल की इन्वेंशन की स्टोरी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है। यदि आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 1757 के आसपास सिराजुद्दौला जो है वो एक बंगाल के नवाब हुआ करते थे, और उनके और अंग्रेजों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है एक लड़ाई हुई, और नवाब सिराजुद्दौला ने कुछ ईस्ट इंडिया के जो सैनिक थे उनको पकड़ करके एक कमरे में जो है वो बंद कर दिया, अरेस्ट कर लिया। लगभग 146 लोग थे जिनको 14 बाय 18 फीट के एक छोटे जैसे कमरे के अंदर बंद कर दिया, और जिसमें बहुत ही छोटी एक विंडो थी हवा के लिए। और दूसरे दिन ये देखा गया कि 146 में से 123 लोग जो है वो मर गए थे।
तो यहां जब ये इस घटना का जब उल्लेख हुआ तो फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में पेपर्स में ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ब्लैक होल को हम साधारण भाषा में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैटर इन ए स्मॉल स्पेस, एक छोटी सी जगह में यदि बहुत ज्यादा मैटर को जो है वो इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे हम जो है वो आम भाषा में ब्लैक होल कह सकते हैं। हालांकि फिजिक्स की टर्म यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई, मगर एक शब्द जो है ब्लैक होल 1757 में या 56 में फर्स्ट टाइम जो है वो न्यूज़पेपर में आया। यदि हम ब्लैक होल की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज मास कॉन्सेंट्रेशन जनरेट a gravitational attraction so strong that even light cannot escape from its surface, कि यहां इतनी ज्यादा डेंस ग्रेविटी हो जाएगी कि वहां से लाइट भी जो है वो एस्केप नहीं कर सकती है। और जैसा आप जानते हैं यदि वहां से लाइट ही नहीं निकलेगी तो हमें दिखाई कैसे देगा। तो ब्लैक होल को देखने के लिए स्पेशल टेलीस्कोप जो IR रेडिएशंस या एक्स रेज या स्पेशल टेक्निक्स के बेस पे होते हैं, जो उस ब्लैक होल के सराउंडिंग का जो एरिया है वहां पे जो मैटर है उसकी मूवमेंट या उस के द्वारा इमिट की हुई लाइट की स्टडी के बेस पे जो है वो ब्लैक होल के बारे में जो है वो कुछ कहा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे क्लासिकल फिजिक्स का दौर जो है वो शुरू हुआ और इसको मेन क्लासिकल फिजिक्स जो है वो न्यूटन्स लॉज से शुरू होती है। आप सभी लोग जानते होंगे न्यूटन्स लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे न्यूटन ने एक ग्रेविटी का जो है वो सिद्धांत दिया कि जो कोई भी चीज है वो दूसरी चीज को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट दैट वाज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। जो न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम कहते हैं उसमें बेसिक बात यह है कि मैटर स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट, मींस they are not interdependent, they does not depend on each other। हम कहें कि वक्त और स्थान और वक्त जो है वो अलग अलग चीजें हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर जो है वो नहीं करती हैं। और न्यूटन के मुताबिक जो ग्रेविटेशन या ग्रेविटी है उसका जो मेन कारण है वो मास है। यदि ज्यादा मास होगा तो ज्यादा मास की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ज्यादा होगी। और जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, F equal to G m1 m2 upon r square, means this force of gravitation depends upon the masses of the two objects and separation between them। तो यहां से जब न्यूटन की थ्योरी के बेस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम एक सिंपल सी बात देखते हैं कि यदि हम एक पत्थर लें या कोई चीज लें और जमीन पर खड़े होकर के उसको यदि हम ऊपर की तरफ उछाल दें तो वो कुछ दूर ऊपर जाएगा और वापस गिर करके जमीन पे आ जाएगा। उसको यदि हम और जोर से फेंके तो और हाइट तक जाएगा, मगर अल्टीमेटली फिर दोबारा से मुड़ के वापस आ जाएगा। मगर इसको बहुत ही ज्यादा जोर से फेंका जाए ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड या अर्थ की ग्रेविटेशन के प्रभाव से बाहर निकल जाए तो वो पत्थर जो है वो मुड़ करके जमीन पर नहीं आएगा। और उसको फिजिक्स में हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशन से बच के निकल जाना, दैट इज कॉल्ड एज द एस्केप वेलोसिटी। और इसकी जो वैल्यू है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। मींस किसी चीज को यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो चीज जो है वो वापस मुड़ करके जमीन पर नहीं आएगी। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके दो साइंटिस्ट हुए मेन, एक है लैपलेस, PS लैपलेस, और दूसरे है जॉन माइकल। इन्होंने 18th सेंचुरी में ये कहा कि जो अर्थ की जो ग्रेविटेशन है उससे बचा जा सकता, उससे बाहर जो है वो निकला जा सकता है।
और यदि एक ब्लैक होल, एग्जैक्ट वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया, मगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी ग्रेविटेशन बहुत ही ज्यादा हो, तो वहां से जो लाइट है वो भी एस्केप नहीं कर पाएगी, ऐसी बात उन्होंने कही। मगर डायरेक्टली कहीं ब्लैक होल का नाम जो है उन्होंने नहीं लिया। देन 1967 के आसपास जॉन व्हीलर, एक साइंटिस्ट हुए जॉन व्हीलर, क्वांटम थ्योरी पे उन्होंने बहुत रिसर्च की। सबसे पहले बार उन्होंने फिजिक्स में ब्लैक होल की टर्म जो है वो कॉइन की, वो बताई। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन के बाद एक नया दौर शुरू होता है जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, और इसकी क्वांटम फिजिक्स की जो स्टोरी है वो एल्बर्ट आइंस्टीन की रिसर्च इन्वेंशन के साथ जो है वो शुरू होती है। 1905 के आसपास आइंस्टीन ने 3 पेपर, रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किए। एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, दूसरा था ब्राउनियन मोशन के ऊपर, और तीसरा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पेपर था, रिसर्च पेपर था, इन्वेंशन थी, उसके बेस के ऊपर आइंस्टीन को जो है वो नोबेल प्राइज मिला। मगर जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो एक बेसिक टर्निंग पॉइंट था थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में। उन्होंने कहा कि जो स्पेस एंड टाइम है वो अलग अलग नहीं है, दे आर डिपेंडेंट, और ये जो दुनिया है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये 3 डायमेंशन नहीं है, इट इज 4 डायमेंशनल। और 4 डायमेंशन में उन्होंने कहा स्पेस हाइफन टाइम। न्यूटन के समय में हम कहते थे स्पेस एंड टाइम, वक्त एवं स्थान, मगर अब कहा जाने लगा कि स्पेस हाइफन टाइम मीन स्पेस एंड टाइम बोथ आर इंटरडिपेंडेंट और इंटररिलेटेड विद ईच अदर। और ये जो जनरल थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, इसको 1916 में और एक्सटेंड करके एक और थ्योरी आई जिसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो कहा गया। इसमें एक बात और जोड़ी गई, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो एक हो गया स्पेस, दूसरी चीज टाइम, और तीसरी चीज जो है वो एक्सेलरेशन। तो स्पेस टाइम और एक्सेलरेशन के इफेक्ट को देखते हुए आइंस्टीन ने, क्योंकि आइंस्टीन हिमसेल्फ वाज ए थ्योरेटिकल फिजिक्स, उन्होंने एक इक्वेशन जो है वो डेवलप की जिसको आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन कहा जाता है। और उस आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन को जब आगे जो है वो स्टडी किया गया, एक्सटेंड किया गया, तो ये देखा गया कि कुछ सॉल्यूशन जो है उस इक्वेशंस के वो इन्फिनिटी की वैल्यू को जो है वो शो करते हैं। मींस यदि हम फिजिकली देखें तो वो ब्लैक होल के होने की बात को जो है वो इंडिकेट करते हैं, मगर इस बात के ऊपर आइंस्टीन खुद भी विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स में कोई ब्लैक होल नाम की जो है वो चीज हो। तो मैथमेटिकल रिजल्ट था, मगर वो फिजिकली खुद भी बिलीव नहीं करते थे कि ब्लैक होल जो है वो हो सकता है। तो जैसे ही 1916 में उनका पेपर जो है वो पब्लिश हुआ, एक और साइंटिस्ट हुए स्विरशील्ड ने जो है वो दिन रात मेहनत करके और 2 महीने के अंदर जो आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन थी उस इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व किया, और सॉल्व करके उन्होंने ये देखा कि ये जो थ्योरी है ये एग्जैक्टली ऐसा ही इंडिकेशन करती है कि ब्लैक होल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मींस सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी है मैटर की, या जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जो कोई भी चीज उसके पास से गुजरेगी वो बच के बाहर नहीं जा सकती। वो ब्लैक होल या वो हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसको अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा। तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक, हम ये कहते हैं कि लाइट ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मगर जो जनरल रिलेटिविटी है वो कहती है कि लाइट जो है वो बेंड हो जाती है व्हेनेवर इट मूव्स नियर बाय ए वेरी हैवी ऑब्जेक्ट। किसी हैवी ऑब्जेक्ट के पास से यदि लाइट गुजरेगी तो बेंड हो जाएगी, क्योंकि जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लाइट को जो है वो अपनी तरफ खींच लेगी। और दूसरी चीज जो है दैट इज द रैप्ड स्पेस। जो स्पेस है वो रैप्ड है, एक दुपट्टे की तरह है, एक झिल्ली की तरह है, और जब कोई मास हैवी ऑब्जेक्ट उसके अंदर होता है तो उस स्पेस की जो रैपिंग है, उस स्पेस में जो सलबटें पड़ती हैं, उस सलबटों की वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड है या ग्रेविटी है
वो अराइज होती है, जिनको बाद में जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम दिया गया। मगर इस बात को कैसे मान लिया जाए कि थ्योरेटिकली जो कह रहे हैं कि भाई लाइट बेंड होती है, क्योंकि फिजिक्स तभी चलती है जब हम किसी बात को थ्योरी के जो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट दिया गया है, जब हम उस बात को एक्सपेरिमेंटली जो है वेरीफाई करते हैं। तो आइंस्टीन ने जो 1916 में थ्योरी दी थी, उस चीज को वेरीफाई करने के लिए 1919 में सोलर इक्लिप्स का दिन जो है वो सिलेक्ट किया गया, क्योंकि सोलर इक्लिप्स के दिन में ही जो लाइट है वो सन से जो लाइट आएगी वो मून की सरफेस के क्लोज जो है वो गुजरेगी, और तब हम अर्थ से देख सकते हैं कि वाकई लाइट जो बेंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो है वो डिजाइन किया 29 मई 1919 को। उस दिन सोलर इक्लिप्स था और दो अलग अलग जगह पे, एक सर एडिगटन और एक दूसरे एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ब्राजील में और एक जो है वो साउथ अफ्रीका के किसी प्लेस में अलग अलग जगह पे इस चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि जो आइंस्टीन की थ्योरी है कि लाइट जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट के पास से जब गुजरती है तो बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो आइंस्टीन की थ्योरी का एक हिस्सा जो है उसको एक्सपेरिमेंटली जो है 1919 में वेरीफाई किया गया। इसमें जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है, जो रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड, इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो इंडिया के भी थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, और उनकी जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनकी भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन है, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। एक इंडियन प्रोफेसर हुए अमल कुमार राय चौधरी। अमल कुमार राय चौधरी ये एक लेक्चरर थे फिजिक्स के प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, और साइंटिस्ट या साइंटिफिक एक्टिविटीज के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। ये मैथमेटिकल फिजिस्ट थे। इन्होंने जो है एक इक्वेशन जो है वो डेवलप की आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर के, जिसको हम राय चौधरीज इक्वेशन जो है वो कहते हैं, और जो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि सिंगुलरिटी का मतलब हुआ कि ब्लैक होल के सेंटर में सबसे डेंस पॉइंट जो होगा, सेंटर वाला पॉइंट जो होगा, दैट इज सिंगुलरिटी। जहां पे सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो वो उस तरह की जो सिंगुलरिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो अमल कुमार राय चौधरी की भी कंट्रीब्यूशन है, जिसको आइंस्टीन और बाद के कई लोगों ने अपनी रिसर्च पब्लिकेशन में एक्नॉलेज किया है। उसके बाद ब्लैक होल से जुड़े एक और इंडियन साइंटिस्ट है चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, जिनको 1983 में फिजिक्स का ही नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट जो है वो इन्वेंशन की। उन्होंने कहा कि कोई भी स्टार है या कोई भी बड़ा स्टार सन की तरह का स्टार है, यदि वो ब्लैक होल में तभी कन्वर्ट होगा जब उसका मास जो है 1.4 टाइम सोलर मास, मतलब सन के मास का कम से कम 1.4 टाइम से ज्यादा होगा। तो ब्लैक होल कब बनेगा? कोई स्टार जो है वो ब्लैक होल कब बनेगा? जब उसका मास कम से कम जो है 1.4 टाइम सोलर मास, सन के मास से ज्यादा हो। तो एक लिमिट इसको हम कहते हैं, जिसको बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया और ये देखा गया कि ये काफी ज्यादा जो है वो एक्यूरेट है। तो इसी इन्वेंशन के लिए उनको जो है वो 1983 में नोबेल प्राइज मिला। तो ये भी इंडियन साइंटिस्ट थे जो इनके साथ जो है वो जुड़े रहे। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग, आप बहुत से लोग जो है वो स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानते हैं। उनका नाम जो है वो काफी चर्चित रहा, उन्होंने काफी बुक्स लिखी, मगर अधिकतर जो उनकी बुक्स हैं वो रोजर पेनरोज के साथ ही हैं। और जो भी स्टडीज हैं उसमें एक मेन स्टडी जो है इन्होंने ये बताया कि जो ब्लैक होल्स हैं वो रेडिएट भी करते हैं। पहले तक तो यही बात आ रही थी कि ब्लैक होल सिर्फ ऑब्जॉर्व ही करते हैं, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, जो ब्लैक होल्स हैं वो रेडिएट भी करते हैं, वो रेडिएशंस को छोड़ते भी हैं, मगर वो जो रेडिएशंस हैं वो विजिबल रीजन में नहीं होती, इसलिए हम उनको देख नहीं सकते, जिनको जो है हॉकिंग रेडिएशन जो है वो कहा गया। और काफी लोग ये कहते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग है उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि जो नोबेल प्राइज मिलता है वो अलाइव लोगों को ही मिलता है। तो उनकी डेथ जो है वो हो चुकी है, या कुछ और जो भी कारण होंगे। तो उनके जो साथी हैं रोजर पेनरोज, उनको जो है नोबेल प्राइज के लिए जो है वो सिलेक्ट किया गया। अब हम थोड़ी सी बात, यदि आप रोजर पेनरोज की बात करें, रोजर पेनरोज जो है
ऑथर हैं, को ऑथर हैं बहुत सारे बुक्स में, रिसर्च में स्टीफन हॉकिंग के साथ। ये मैथमेटिकल फिजिस्ट हैं, मींस थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी उसमें ये ऐसा इंडिकेशन आ रहा था कि ब्लैक होल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और उस थ्योरी को 1965 में आइंस्टीन की डेथ के 10 सालों के बाद रोजर पेनरोज ने अपनी रिसर्च पब्लिकेशन में ये प्रूफ कर दिया था कि वाकई जो है वो ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक इन्वेंशन थी जो थ्योरेटिकली ये प्रूफ करती है कि ब्लैक होल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी जो रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेस, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है शेयरिंग में, उन दोनों ने बहुत सालों तक हाईटेक नई टेक्नोलॉजी से बेस्ड टेलीस्कोप को लेकर के मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में देखा और वहां से फोटोग्राफ्स लिए, उन फोटोग्राफ्स को एनालाइज किया और डिटेल एनालिसिस के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल या ऐसी हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। मींस जो रोजर पेनरोज ने थ्योरेटिकली प्रूफ किया उसी बात को गेंजल और गेज ने एक्सपेरिमेंटली टेलीस्कोप की मदद से जो है वो वेरीफाई किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 2020 का नोबेल प्राइज इस बात के लिए दिया गया है कि ब्लैक होल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज को फिजिस्ट लोगों ने थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली जो है वो वेरीफाई कर दिया है। जो आइंस्टीन ने 1916 में अपनी थ्योरी में जो है वो प्रपोज किया था, जिसको वो लेकर के खुद भी ज्यादा जो है वो विश्वस्त नहीं थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो रिसर्च है, व्हाई डज दिस रिसर्च मैटर, ये रिसर्च जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई इसको नोबेल प्राइज दिया जा सके। एक्चुअली जो फिजिक्स है उसका बेसिक पर्पस ही यही है कि ये दुनिया जो है वो कैसे चलती है और ऐसे जैसे चल रही है ऐसे क्यों चलती है, अल्टीमेटली टू फाइंड आउट द लॉ ऑफ नेचर। और ब्लैक होल एक ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहां पर जो लॉज हैं फिजिक्स के वो सीज हो जाते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ब्लैक होल के बारे में जानना एक नई अंडरस्टैंडिंग है नेचर के बारे में, एक नई सोच है नेचर के बारे में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसको नोबेल प्राइज दिया गया। यदि हम ब्लैक होल की बात करें कि ब्लैक होल जो है अल्टीमेटली बनते कैसे हैं, देखिए ब्लैक होल जो है एक स्टार से कन्वर्ट होके बनते हैं। हमारी यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं और कुछ तो इतने बड़े बड़े हैं जो सन से भी बड़े हैं, मगर वो बहुत दूर हैं। तो दूर होने की वजह से हमें जो है वो उनका इफेक्ट या उनकी लाइट जो है वो महसूस नहीं होती। तो जितने भी स्टार्स हैं इनके अंदर हाइड्रोजन होती है और वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है एक प्रोसेस से, और फ्यूजन प्रोसेस से, और वहां से जो है वो हीट निकलती है। आप ऐसे समझ लो कि उसमें एक आग जली है और आग से जो है वो जैसे आग, लकड़ी से आग जलती है तो जलने के बाद राख बनती है। तो सेम उसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, हमें हीट मिल रही है और वहां पे राख कह लो या जो रेजिड्यू है वो बच रहा है। तो जैसे जैसे वो जलता जाएगा वैसे वैसे रेजिड्यू जो है वो इकट्ठा होता जाएगा। अब दो तरह के प्रोसेसेस सेम टाइम पे चलते हैं। एक ग्रेविटेशन, जो भी मैटर है वो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी बेसिकली एक्ट टुवर्ड द सेंटर, तो वो चीज को कंप्रेस करती है। मगर साथ में क्योंकि उसके अंदर फ्यूजन प्रोसेस चला हुआ है तो वो क्या, हीट जनरेट होती है। तो वो हीट जो है वो बाहर की तरफ जो है फोर्स लगाती है। तो वो हीट क्या कर रही है, सन में या बड़े बड़े स्टार्स में बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है जिसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। और साथ में ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है। तो जैसे जैसे वो फ्यूल जो है, हाइड्रोजन जो है वो जलती जाएगी तो जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है वो कम होती जाएगी और जो ग्रेविटी की फोर्स अंदर की तरफ लग रही है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसको हम इम्प्लोड कहते हैं, फिजिक्स में इम्प्लोड शब्द है कि ये कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम का और एक डेंस चीज जो है वो बन जाएगी। धीरे धीरे जब ये कन्वर्शन होती जाएगी
तो अल्टीमेटली जो स्टार है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर उसमें कंडीशन यही है कि उसका जो मास है वो कम से कम 1.4 टाइम सोलर मास के ज्यादा होना चाहिए, तभी जो है वो ब्लैक होल बन जाएगा। यदि आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करें कि मान लो हमारी जो अर्थ है ये ब्लैक होल बने तो कैसे होगी। आप जानते हैं हमारी जो अर्थ है उसका जो रेडियस है वो 64,000 किलोमीटर है। यदि वो कंप्रेस हो जाए, इतनी छोटी हो जाए कि उसका जो रेडियस है वो 8 मिलीमीटर हो जाए, 64,000 किलोमीटर से 8 मिलीमीटर हो जाए, देन इट विल बिकम ए ब्लैक होल। तब ये जो है वो ब्लैक होल बन जाएगी। तो बेसिकली जो रिसर्च है वो धीरे धीरे बिग बैंग थ्योरी की तरफ जो है वो जा रही है। जैसे हम कहते हैं इस दुनिया में 4 तरह की फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ करके जो 3 फोर्सेस हैं उनको क्लब किया जा चुका है, और फोर्थ जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इनके साथ यूनिफाई करना जो है वो इसके ऊपर रिसर्च चली हुई है। तो बेसिकली जो ब्लैक होल की इन्वेंशन है, जो ब्लैक होल्स आज की डेट में हमें दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि शायद वो बिग बैंग के समय जो है वो बने होंगे, और उस समय उस टेम्परेचर पर जो बिग बैंग हुआ होगा दैट वाज अकर्ड एट ए वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। तो उतने हाई टेम्परेचर पर जब ये बिग बैंग हुआ होगा उस समय ये जो चारों फोर्सेस हैं वो एक होंगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये चारों फोर्सेस जो है वो आपस में जो है वो सेपरेट होती गई। यही फिजिक्स की फील्ड में आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यदि मैं इस पूरी बात को कंक्लूड करूं तो 2020 का नोबेल प्राइज जो है वो इस बात के लिए दिया गया है कि दुनिया में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इट इज थ्योरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कॉन्सेप्ट, जिसका ओरिजिन जो है वो 1916 में आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बात जो है वो शुरू हुई थी। तो मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से मैंने कोशिश की है, शायद जो साइंस के स्टूडेंट्स भी नहीं हैं वो भी ब्लैक होल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे कमेंट बॉक्स पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।